हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को 2024 में जो जीव विज्ञान का पेपर आया था उसमें मेंडल वाले लेसन से कितने सारे प्रश्न आए हुए थे उस पर चर्चा करूंगी। आइए देखते हैं। इस प्रश्न पत्र में मैंने जो वीडियो मेंडल वाले लेसन से डाला हुआ था उसमें दृश्य प्रारूप और जीन प्रारूप में विभेद कीजिए, ये 3 नंबर में पूछा गया प्रश्न था आप लोगों का। अगला प्रश्न, मेंडल द्वारा मटर के पौधे में अध्ययन किए गए 7 विपर्यासी विशेषज्ञों पर एक टिप्पणी लिखिए। 3 नंबर में आपका ये प्रश्न पूछा गया। इस तरीके से मेंडल के जो नियम हैं या मेंडलवाद से जो प्रश्न आए हैं वो 6 नंबर के प्रश्न आप लोगों से पूछे गए हैं। आज मैं मेंडल द्वारा मटर के पौधे पे अध्ययन किए गए 7 जो विपरीत जोड़ी लक्षण मेंडल लिए थे उन पर चर्चा करूंगी। और ये मैं पहले वीडियो में आप लोगों को फिनोटाइप एंड जीनोटाइप में जो डिफरेंस था वो पढ़ा चुकी हूँ। मेंडलवाद, इसी को मेंडलिज्म कहेंगे। मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1884 प्रथम अनुवंशिकी थे ये, और इन्हें अनुवंशिकी के जनक फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है। इन्होंने वंशागति के मूल नियम बनाकर अनुवंशिकी की नींव डाली और मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के लिए उद्यान मटर, जिसका बॉटनिकल नेम था पाइसम सटाइवम, को चुना तथा उसके निम्न 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया। विपर्यासी का मतलब होता है विपरीत लक्षणों का। जो जोड़े उन्होंने लिए थे क्रॉस कराने के लिए, जैसे नर उन्होंने लंबा लिया था तो मादा उन्होंने कैसे बौनी ली थी, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने 7 विपरीत जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था। अब यहाँ से जो आपके मल्टीपल चॉइस के या शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने अंडरलाइन की हुई। जैसे मेंडल का पूरा नाम क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडल कहा जाता है। और मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? तो मटर के पौधे पर किए थे। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पाइसम सटाइवम है। इन्होंने कितने जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था? तो इन्होंने 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था। अभी मैंने आपको प्रश्न पत्र में एक प्रश्न दिखाया था जिसमें आपके 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पूछे गए थे, और मैंने इसी के नीचे जो मेंडल द्वारा मटर के पौधे में चुने गए 7 युग्मविकल्पी या विपरीत लक्षण थे उस पर मैं आंसर राइटिंग बता रही हूँ किस तरीके से आपको करना है। ये पेपर में आपका मेंडल द्वारा मटर के पौधे में अध्ययन किए गए 7 विपर्यासी विशेषज्ञों पर टिप्पणी लिखी, या विशेषज्ञों को हम लक्षण भी कहते हैं। और विपर्यासी का मतलब होता है जो हम विपरीत लक्षण लेते हैं उनको विपर्यासी कहा जाता है। आइए देखते हैं। तो मेंडल ने लक्षण, इसी को गुण कहेंगे, प्रभावी अप्रभावी 2 प्रकार के कैरेक्टर लेके क्रॉस करवाया था। तो इन्होंने बीज की आकृति सर्वप्रथम प्रभावी में गोल ली थी, अप्रभावी इन्होंने झुर्रीदार लिया था। बीज का रंग पीला था और अप्रभावी में इन्होंने हरा लिया हुआ था। पुष्प का रंग लाल था और अप्रभावी में इन्होंने सफेद लिया था। फली की आकृति, एक फली फूली हुई थी और एक पिचकी हुई थी। फली का रंग एक हरा था और अप्रभावी में इन्होंने पीला लिया था। छठवां, पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति इन्होंने कक्षस्थ, एक्जिलरी और अग्रस्थ, इस तरीके से 2 तरह की स्थिति थी। प्रभावी में इन्होंने कक्षस्थ लिया था और अप्रभावी में उन्होंने अग्रस्त लिया था। साथ में पौधे की लंबाई, उन्होंने एक पौधा लंबा लिया था और एक पौधा बौना लिया था। इस तरीके से उन्होंने 7 जोड़ी लक्षण लिए थे। यही लक्षण आपको इस वाले प्रश्न में जो मैंने आपको बताया हुआ है ये प्रश्न है। मेंडल द्वारा मटर के पौधे में अध्ययन किए गए 7 विपर्यासी विशेषज्ञों पर जो टिप्पणी लिखनी वो यही 7 आपको आंसर राइटिंग में लिखना था। अब आगे मेंडल के कार्यों की पुनः खोज। सन 1900 में हॉलैंड के ह्यूगो डुवरी, जर्मनी के कॉल कॉरेंस तथा ऑस्ट्रिया के एरिक बॉन सेरमैक ने मेंडल द्वारा पाए गए निष्कर्षों को पुनः खोजा। सन 1901 में ब्रीज ने मेंडल के पेपर को प्राप्त कर उन्हें फ्लोरा में प्रकाशित कराया। तो जो मेंडल के जो नियम थे उनको जो 3 वैज्ञानिक थे उन्होंने मिलकर खोजा था, लेकिन जो पूरा श्रेय है वो कॉल कॉरेंस को जाता है। और ब्रीज ने 1901 में मेंडल के इन नियमों को एक फ्लोरा में प्रकाशित किया। फ्लोरा कहते हैं जो वनस्पति और पेड़ पौधे होते हैं उनके समूह को। मेंडल द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को कॉरेंस ने अनुवंशिकी के नियमों के रूप में प्रस्तुत किया। तो मेंडल के जो नियम थे वो किसने प्रकाशित करवाए थे? कॉल कॉरेंस ने करवाए थे। ये आपको याद रखना है। अब जो मैंने अंडरलाइन यहाँ पे दी हुई इनसे आपके बहुविकल्पी प्रश्न या अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके बोर्ड में आ सकते हैं। अब मेंडल की सफलता क्या कारण थे, आइए देखते हैं। मेंडल की सफलता के कारण में पहला पॉइंट, कार्य करने की विधि इनकी कैसी थी? मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था। दूसरा,
उन्होंने केवल आनुवंशिक रूप से शुद्ध पादपों का चयन किया, जिसकी पुष्टि उन्होंने अगली पीढ़ी के पादपों में स्वपरागण परीक्षण द्वारा की। तीसरा, मेंडल ने कुछ लंबे और कुछ छोटे पादपों के पुंकेसर काट दिए। पुंकेसर ये मेल पार्ट है प्लांट का, जिससे कि इन पादपों में स्वपरागण ना हो। अगला, प्रायोगिक पदार्थ का चयन प्रैक्टिकल करने के लिए उन्होंने किस किस चीज का चयन किया। मटर का जो पादप है एक वार्षिक पादप है, मतलब एनुअल हर्ब से ये साल भर में तैयार हो जाता है। इसका जीवन चक्र अल्पकालीन होता है, मतलब जीवन चक्र जो है लाइफ साइकिल वो छोटी होती है। इसके पुष्प द्विलिंगी होते हैं, अर्थात नर एवं मादा जननांग एक ही पुष्प में होते हैं। इसे आसानी से उगाया जा सकता है। मेंडल ने ये सारी विशेषताएं देखकर ही मटर के प्लांट को चुना उन्होंने। इसमें कृत्रिम रूप से परपरागण द्वारा सरलता पूर्वक संकरण कराया जा सकता है। इसमें आर्टिफिशियल तरीके से भी क्रॉस पोलिनेशन कराया जा सकता है। संकरण द्वारा प्राप्त संतति पूर्ण उर्वर होती है, उर्वर मतलब फर्टाइल या उपजाऊ होती है। तीसरी विधि उन्होंने संकरण विधि ली थी, इसको क्रॉसिंग मेथड कहते हैं। किस तरीके से क्रॉसिंग मेथड कराया था। मेंडल ने मादा के रूप में प्रयोग में लाए जाने वाले बौने पादपों के पुष्पों को खोलकर उनसे पुंकेसरों को हटा दिया। तो जो बौने पादप थे उन पुष्पों को उन्होंने खोला और उनसे पुंकेसर हटा दी। पुंकेसर किसे मेल पार्ट की इकाई है, ताकि इनमें स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। यह क्रिया को विपुंसन एमंस्कुलेशन कहते हैं। ये शॉर्ट आता है, इंपॉर्टेंट है कि एमंस्कुलेशन या विपुंसन क्रिया क्या है। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने मादा के रूप में प्रयोग में लाए जाने वाले बौने पादपों के पुष्पों को खोलकर जो उसके पुंकेसर थे उनको हटा दिया था। क्यों हटा दिया था, कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन क्रिया ना हो पाए। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, विपुंसन, या इसको कहेंगे एमंस्कुलेशन। अगला तीसरा, उन्होंने एक लंबे तने वाले पादप से परागकण लेकर बौने तने के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर छोड़ दिए। परागकण ये पादप का मेल पार्ट है या मेल युग्मक है, और वर्तिकाग्र ये फीमेल पार्ट है, पर छोड़ दिया। इस प्रकार बौने तने वाले पादपों में परपरागण हो गया। क्रॉस पोलिनेशन क्रिया इन्होंने कराई इसमें। अगला तीसरा, परागण के पश्चात बौने पादपों के पुष्पों को थैलियों से बांध दिया गया, ताकि किसी अन्य स्रोत से परागण उनके वर्तिकाग्रों पर ना पहुंच पाए। तो जब पॉलिनेशन क्रिया इन्होंने कंप्लीट कर ली, तो इन्हीं पुष्पों को इन्होंने पॉलिथीन से कवर कर दिया, जिससे कोई अन्य स्रोत आकर इस पे दोबारा से रिजल्ट को खराब ना कर दे। अब अभ्यास प्रश्न क्या है, कौन कौन से प्रश्न अभी तक बोर्ड में पूछे गए हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, ये आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। युग्म विकल्पी को परिभाषित कीजिए। तो आपको पहले वीडियो में मैंने युग्म विकल्पी एलील ये पढ़ाया हुआ था, जिसमें आपको उदाहरण के द्वारा मैंने कैपिटल टीटी और स्मॉल टीटी लंबे और बौने पौधों के माध्यम से उदाहरण भी बताया था। एक पिछले वीडियो में मैंने आपको एलील या युग्म विकल्पी बताया था। ये आपको आंसर में इस तरीके से नोट डाउन करना है। तुलनात्मक लक्षण वाले जीन जोड़े को एलील कहते हैं, या इसी को युग्म विकल्पी। एग्जाम्पल, लंबा तथा बौना लक्षण आदि। लंबा को हम कैपिटल टीटी से और बौना को हम स्मॉल टीटी से डिनोट करेंगे। अब अगला जो प्रश्न आपका पूछा गया है वो है प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। तो मैंने आपको प्रभावी लक्षण भी पढ़ाया हुआ था पिछले वीडियो में। ये आंसर राइटिंग में प्रभावी लक्षण मैंने पिछले वीडियो में बताया था, डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर। जब तुलनात्मक लक्षण वाले पौधों या प्राणी के मध्य संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रदर्शित होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा लंबा पौधा कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, बैगनी पुष्प कैपिटल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर वाले पौधे, ये प्रभावी लक्षण रहेंगे और ये कैरेक्टर ओवर कराएंगे। अप्रभावी लक्षण में तुलनात्मक लक्षण वाले पौधे या प्राणी में संकरण कराने पर जो लक्षण एफ1 पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं होता है, अर्थात छिपा रहता है, अप्रभावी लक्षण कहलाता है। जैसे बौना पौधा स्मॉल टी, सफेद पुष्प वाला पौधा स्मॉल आर। तो ये प्रभावी अप्रभावी दोनों लक्षण हो गए आपके। अगला प्रश्न, मेंडल के कार्यों की पुनः खोज किसने की थी। तो मैंने आपको आंसर में अभी बताया था, मेंडल के पुनः कार्यों की खोज कार्ल कॉरेंस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। अगला प्रश्न, एलील क्या है। यूपी बोर्ड 2010 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो एलील या युग्म विकल्पी मैंने अभी आपको बताया था किस तरीके से लिखना है। एक संकर संकरण किसे कहते हैं। तो मेंडल ने अपने क्रॉस को करवाने के लिए जब एक जोड़ी लक्षण लिए थे तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं। जब मेंडल ने दो जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था तब उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। इसमें मेंडल का तृतीय नियम फॉलो होता है और एक संकर संकरण में मेंडल के प्रथम और द्वितीय नियम फॉलो होते हैं। टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस से आप क्या समझते हैं। यूपी बोर्ड 17 में प्रश्न पूछा गया था। तो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में पिछले वीडियो में आपको डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ। अगला, बैक क्रॉस विपरीत संकरण से आप क्या समझते हैं। यूपी बोर्ड 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था।
तो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में आपको पिछले वीडियो में आप लोग देखोगे तो मैंने डिटेल से इसको बताया हुआ है, और मैं अभी आप लोगों को दोबारा से इसको फिर से बता देती हूँ। तो टेस्ट क्रॉस ये मैं आपको समझा चुकी हूँ पिछली वीडियो में, फिर से देख लीजिए आप लोग। परीक्षा संकरण या टेस्ट क्रॉस, इसे विशिष्ट विपरीत संकरण भी कहते हैं। किसी जीव का उसके अप्रभावी जनक से संकरण परीक्षा संकरण कहलाता है। जैसे मटर के लाल एवं श्वेत पुष्प वाले पादपों को भी दिखाया गया निम्न संकरण। जब हम प्रभावी एक कैरेक्टर प्रभावी लेंगे जिसको हम नर मानेंगे, एक हम अप्रभावी लेंगे जिसको मादा मानेंगे। तो प्रभावी लाल पुष्प कैपिटल RR से हम डिनोट करेंगे, क्योंकि गुणसूत्र जो होते हैं हमेशा जोड़ों में होते हैं, और अप्रभावी को हम स्मॉल RR से डिनोट करेंगे। जब आपस में दोनों में क्रॉस कराया गया तो कैपिटल R स्मॉल और एप्पल पीढ़ी में लाल संकर पौधे हमें प्राप्त हुए। जब इन लाल संकर पौधों का हम अप्रभावी जनक के साथ, अप्रभावी कौन था, ये मादा, अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराते हैं तो हमें 50% लाल पुष्प प्राप्त होते हैं, 50% सफेद पुष्प प्राप्त होते हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाती है आपकी, ये क्रिया परीक्षा संकरण या टेस्ट क्रॉस कहलाती है। अब जब हम जैसे ही परीक्षा संकरण है वैसा ही आपका बैक क्रॉस भी है। बैक क्रॉस में हम क्या करते हैं, कोई कंडीशन उसमें अप्लाई नहीं होती है। जो संकर पौधे प्राप्त होते हैं उनका किसी भी जनक के साथ या प्रभावी जनक के साथ या अप्रभावी जनक के साथ किसी के भी साथ हम संकरण कराते हैं या क्रॉस कराते हैं तो उस क्रिया को हम बैक क्रॉस के नाम से जानते हैं। दोनों ही सेम है, बस आपको टेस्ट क्रॉस में कंडीशन अप्लाई की गई कि अप्रभावी जनक के साथ ही क्रॉस कराना है, जबकि बैक क्रॉस में कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की गई है। तो इस तरीके से हम चेकर बोर्ड बना के, जो पुन्नेट ने ये चेकर बोर्ड दिया था चेक करने के लिए, तो ऊपर हम ये मादा के कैरेक्टर रखते हैं। ये हमने इस तरीके से गोल और प्लस का निशान बनाते हैं, ये फीमेल युग्मक को दर्शाता है, और इस तरीके से ये जो एरो बनाया गया है ये नर पार्ट को दर्शाता है। तो नर पार्ट हमने इस तरीके से कैपिटल R स्मॉल r लिख दिया, और जो अप्रभावी जनक था स्मॉल r, तो मैंने इस तरीके से जब दोनों में क्रॉस कराया तो कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल r जब इसका क्रॉस से कराया और फिर इसका क्रॉस से कराया स्मॉल r, इस तरीके से ये 50% लाल पुष्प प्राप्त हुए और 50% सफेद पुष्प प्राप्त हुए। और इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, इस क्रिया को हम टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, बैक क्रॉस विपरीत संकरण से क्या तात्पर्य है। यूपी बोर्ड 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो बैक क्रॉस भी मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो में, फिर से देख लीजिए आप लोग। विपरीत संकरण या इसी को हम बैक क्रॉस कहेंगे। संतति के संकरों का उनके जनकों से संकरण विपरीत संकरण कहलाता है। जो दो संततियां हम प्रभावी अप्रभावी लेते हैं उनका जो संकर लाल पौधे प्राप्त होंगे उनका हम दोबारा से क्रॉस या तो ये नर के साथ करा देंगे प्रभावी के साथ, या हम अप्रभावी मादा के साथ करा देंगे। तो इस तरीके की क्रिया को हम क्या कहेंगे, विपरीत क्रॉस कहेंगे। इस तरीके से चेकर बोर्ड बना के आप दर्शा सकते हैं इसको। अगला प्रश्न, मेंडल ने जिन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया उनमें से 4 के नाम लिखिए। यूपी बोर्ड 17। अभी आपका 3 नंबर जो प्रश्न आया था उसमें 7 जोड़ी लक्षण पूछे गए थे, इसमें केवल 4 जोड़ी पूछे गए। 2 नंबर का प्रश्न है। तो आंसर राइटिंग किस तरीके से करें। मेंडल ने जिन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया वे निम्न प्रकार है। बीज का रंग, बीज का आकार, पुष्प का रंग और पुष्प की स्थिति। इस तरीके से 4 कैरेक्टर पूछे गए, 4 लिख दिए। अगला प्रश्न, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चयन किया था। किन्हीं 2 लक्षणों के नाम लिखिए। 15, 12 और 9 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो मेंडल ने अपने प्रयोग किस पे किए थे, ये मटर के पौधे पर किए थे। और किन्हीं 2 लक्षण को, तो 2 लक्षण आप इन्हीं में से लिख सकते हैं जो मैंने 7 लक्षण आज आपको बताए हुए हैं। आंसर राइटिंग किस तरीके से करेंगे। मेंडल का प्रयोग मटर के पादप पर था। उन्होंने अध्ययन हेतु पादप के 7 विपर्यास लक्षणों का चयन किया, जैसे पादप की लंबाई, बीज का रंग आदि। ये 2 कैरेक्टर हो गए। अब सर्वग्राही तथा सर्वदायी रुधिर वर्ग कौन कौन से हैं, इनके नाम लिखिए। यूपी बोर्ड 2014 में प्रश्न पूछा गया था। अथवा हमें एक प्रश्न और दिया, किस रुधिर वर्ग का मनुष्य सर्वग्राही होता है। ये डिटेल से ब्लड रिलेशन वाला ये जो टॉपिक है इसको मैं डिटेल से पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। आइए देखते हैं आंसर राइटिंग कैसे करनी है। रुधिर वर्ग का मनुष्य सर्वग्राही होता है। किस रुधिर वर्ग का, तो ए बी रुधिर वर्ग का मनुष्य सर्वग्राही होता है। क्या मतलब हुआ, ए बी रुधिर वर्ग का जो व्यक्ति होगा वो सभी का रुधिर ग्रहण कर सकता है, और ओ रुधिर वर्ग का जो मनुष्य होगा वो सर्वदाता होता है, मतलब यूनिवर्सल डोनर, ये सभी को अपना ब्लड दे सकता है। अगला प्रश्न जो 2 अंक में पूछे गए हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न अंक 2, जीन की परिभाषा लिखिए। ये कहाँ पाए जाते हैं। यूपी बोर्ड 14 में प्रश्न पूछा गया था। तो मैंने मेंडल की जब शब्दावली आप लोगों को पढ़ाई थी तो मैंने आपको जीन पढ़ाया हुआ था। जीन देख लीजिए इस तरीके से। जीन की परिभाषा लिखने के लिए हम हेडिंग डालेंगे। मेंडल ने इसे कारक कहा, क्योंकि मेंडल ने जीन को क्या कहा था, कारक कहा था। जीन गुणसूत्र पर स्थित वह रचना है जो किसी आनुवंशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं।
यह आनुवंशिक पदार्थ की क्रियात्मक इकाई भी है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉनसन एक वैज्ञानिक थे, 1909 में उन्होंने किया था। तो इस तरीके से 2 नंबर में आपको इतना लिखना पड़ेगा कि जीन क्या है। अगला, जीन प्रारूप और दृश्य रूप पर टिप्पणी लिखी। 11, 10, 6 और 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था और 2024 में ये प्रश्न पुनः पूछा गया था। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, दृश्य प्रारूप और जीन प्रारूप में विभेद कीजिए। 1.5 नंबर में दोनों पूछेंगे, इसका मतलब 3 नंबर में प्रश्न इस साल आया हुआ था 2024 में। अब देखिए, जीन प्रारूप और दृश्य प्रारूप मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। जीन प्रारूप किसी जीन की जीनी संरचना होती है अंदर की, और दृश्य प्रारूप फिनोटाइप कैरेक्टर होते हैं जो जीव के बाहरी लक्षणों को इंडिकेट करते हैं, जैसे रूप, रंग, आकार आदि। तो जो कैरेक्टर हमें बाहर से दिखाई दे उन्हें दृश्य रूप। अगला प्रश्न, जीन प्रारूप तथा दृश्य रूप पर टिप्पणी लिखिए। 2011, 10, 6 और 18 में प्रश्न पूछा गया है। अब पिछले वीडियो में मैंने इसकी आंसर राइटिंग आप लोगों को बताई थी, फिर से देख लीजिए। जीन प्रारूप, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, जीनोटाइप, और ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है। लक्षण प्रारूप या दृश्य रूप, इसको हम कहेंगे फिनोटाइप। अब फिनोटाइप ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, फिनोटाइप। अब जीन प्रारूप जीनोटाइप क्या है, किसी जीव का आनुवंशिक संगठन होता है। कैपिटल टी स्मॉल टी तथा स्मॉल टी जीव के जीन प्रारूप है। जो जीनी संरचना जीव के अंदर होती है उसको हम जीन प्रारूप कहेंगे। लक्षण प्रारूप या दृश्य रूप, यह जीवों के लक्षणों जैसे रूप, रंग, लिंग, व्यवहार को प्रदर्शित करता है। तो जो लक्षण हमें बाहर से दिखाई दें उनको हम दृश्य रूप या फिनोटाइप कहेंगे। अगला प्रश्न, समयुग्मी तथा विषमयुग्मी से क्या तात्पर्य है। यूपी बोर्ड 15, 11, 10, 6 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो समयुग्मी और विषमयुग्मी किसे कहते हैं, आइए आंसर राइटिंग देखते हैं। समयुग्मी होमोजाइगस, विषमयुग्मी हेटेरोजाइगस। जब एक लक्षण के दोनों जीन्स एक समान प्रकार के होते हैं तो उसे हम समयुग्मी कहते हैं। जैसे प्रभावी समयुग्मी कैपिटल टी, जैसे कि मेंडल ने लक्षण लिए थे। अप्रभावी समयुग्मी स्मॉल टी आदि। तो ये समयुग्मी जो युग्मक समान है तब उसको क्या कहेंगे हम, समयुग्मी। विषमयुग्मी हेटेरोजाइगस, जब एक लक्षण के लिए दोनों जीन असमान प्रकार के होते हैं तो उसे हम विषमयुग्मी कहते हैं, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी आदि। अगला प्रश्न, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता को एक एक वाक्य में स्पष्ट कीजिए। यूपी बोर्ड 7 में प्रश्न पूछा गया था। जीवों की आकार की में परिवर्तन विभिन्नता कहलाती है। जीवों के जो आकार होगा उसमें जो परिवर्तन होगा आकार की में उसको विभिन्नता कहेंगे। आनुवंशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुंचने की क्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं माता पिता से संतानों में पहुंचते हैं तो इस क्रिया को हम क्या आनुवंशिकता कहते हैं, हेरिडिटी। अगला प्रश्न, वंशागति या आनुवंशिकता, हेरिडिटी तथा अनुवंशिकी जेनेटिक्स में अंतर स्पष्ट कीजिए। यूपी बोर्ड 17 में ये भी 2 नंबर में प्रश्न आपका पूछा गया था। अब डिफरेंस के लिए हम एक साइड आनुवंशिकता हेरिडिटी डालेंगे, दूसरी साइड अनुवंशिकी जेनेटिक्स डालेंगे। आनुवंशिकता हमने ऊपर देखा, फिर से देखते हैं। जीवों के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, ट्रांसफर होते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं तथा इनके स्थानांतरण की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। अब अनुवंशिकी क्या है, एक विज्ञान है। जैसे आप जीव विज्ञान पढ़ रहे हो वैसे अनुवंशिकी में हम जेनेटिक्स में ये विज्ञान की एक शाखा ही रहती है जिसमें हम जो वंशागति होती है उनके लक्षणों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति एवं जीवों में विभिन्नताओं का अध्ययन होता है अनुवंशिकी कहलाती है। तो ये एक एक डिफरेंस आपको लिखना था। यूपी बोर्ड 17 में ये प्रश्न 2 नंबर में पूछा गया था। अगला प्रश्न, परीक्षा संकरण क्या है, उचित चित्र द्वारा समझाइए। तो परीक्षा संकरण इसका मतलब है टेस्ट क्रॉस, ये फिर से पूछ रहा है तो मैं पीछे आपको उसकी चर्चा कर चुकी हूँ विथ डायग्राम। तो ये आप चित्र बनाएंगे और परीक्षा संकरण की परिभाषा लिखेंगे, क्योंकि क्या कह रहे हैं, उचित चित्र द्वारा समझाइए। 18 और 10 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। अगला, F1 पीढ़ी की संतति व समयुग्मी अप्रभावी जनक के मध्य संकरण क्या कहलाता है। तो F1 पीढ़ी में जो हमें संकर पौधे प्राप्त होते हैं जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ, अब इनका अप्रभावी जनक के साथ जब हम संकरण कराते हैं तो निश्चित बात है हमने कैपिटल टी ये मेल माना होगा और मादा जो होगी स्मॉल टी मानी होगी। जब हम अप्रभावी जनक के साथ इसके साथ संकरण कराएंगे और कंडीशन अप्लाई हो रही है तो इसको हम टेस्ट क्रॉस या परीक्षा संकरण कहेंगे। अगला, मेंडल की सफलता के क्या कारण थे, विस्तार पूर्वक समझाइए। तो मेंडल की सफलता के क्या कारण थे, मैंने अभी चर्चा की थी आपसे। मेंडल ने मटर के पौधे को चुना क्योंकि ये द्विलिंगी पुष्प है और इसमें नर और मादा दोनों कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं।
ये अल्पकालीन होता है और ये पौधा वार्षिक होता है, जल्दी इसकी फसल तैयार हो जाती है और इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी आसानी से हम कर सकते हैं। तो मेंडल ने मटर के पौधे लिए थे, इस तरीके से उन्हें अपने प्रयोग में सफलता मिली और उन्होंने इसको विस्तार पूर्वक आपको समझाना है। तो मैंने आपको तीनों तरीके से किस तरीके से उन्होंने प्रयोग किए थे मैंने विस्तार से पढ़ाया हुआ है। तो आपको 3 नंबर में मेंडल की सफलता के कारण जो मटर पर उन्होंने प्रयोग किए थे वो आपको लिखना है। जितनी भी मेंडल की शब्दावली में प्रश्न पूछे गए थे वो मैंने आपको आज बताने का प्रयास किया है। अब अगली वीडियो में आपको मेंडल जो 3 नियम बताए हुए थे उन पर चर्चा करूंगी। तीनों नियम डिटेल से हम डायग्राम के सहज समझने का प्रयास करेंगे।